हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। सर सस्पेंस में है, बिल्कुल सस्पेंस में है सर। पता नहीं कल क्या हो जाए, कैसे हो जाए, है ना। 2020 का तो यही सीन है। तो सर आप हालचाल ना ही पूछे तो बढ़िया होगा, है ना। तो चलिए, बहुत बढ़िया। अभी कम से कम सस्पेंस में रहने लायक तो है अपन। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक और लेक्चर कर रहे हैं। ठीक है, आपने टाइटल देख लिया होगा, है ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपके 12th के सीबीएसई आरबीएसई किसी भी बोर्ड के आप एग्जाम दे रहे हैं तो बोर्ड के लिए ये टॉपिक बिल्कुल नहीं है। मतलब आपके बोर्ड्स में बिल्कुल काम नहीं आएगा, कैसे भी काम नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप केवल बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आप लोग अभी चले जाइए उठ के, ना सर हमें नहीं पढ़ना। लेकिन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को जेई के लिए, नीट के लिए या किसी अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए, इनके जैसे किसी और कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बड़े काम की चीज है। ठीक है, आसान है, ऐसा नहीं है कोई मुश्किल लेक्चर है, बहुत आसान लेक्चर है ना। एक बहुत आसान लेक्चर है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो इसको हम स्किप ना करें तो ही ज्यादा बेटर होगा। कभी कभी आता है, जेई भी इस पे कोई 4-5 साल में एक बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, बट कह नहीं सकते कभी भी आ जाए, है ना। बोला ना मैंने, कभी भी आ जाए तो इसी साल आ गया तो, है ना, सब दिमाग खराब हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मैं फिर रिपीट कर दूं, बोर्ड्स के सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है, तो अगर आप केवल बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो हाँ, आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, अदरवाइज एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बाकी मेरा कि आप लोग भी पढ़ लो, क्या जा रहा है, ज्ञान जितना मिले, जहां से मिले ले लेना चाहिए। चलो, तो आज हम बात करेंगे अबाउट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अबाउट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, पहले तो ये बात करेंगे, फिर धीमे 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 इसके सारे कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, है ना। लगभग सारे कंसेप्ट मैं आज की क्लास में बता दूंगा, है ना। अगले 1 घंटे में 45 मिनट में आपको इसके सारे कंसेप्ट मिलने वाले हैं, है ना। बस ध्यान से पढ़ते जाना है, कॉपी और पेन निकाल लेने हैं अपने, साथ में नोट्स भी बनाने हैं। तो हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपीज में, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब सबसे पहले तो क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका मतलब क्या है। तो बहुत ही आसान मतलब है। इसका मतलब है कि कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, उस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म होने के बाद सेंट्रल मेटल एटम के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, आई रिपीट, एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के बाद सेंट्रल मेटल एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे उस सेंट्रल मेटल एटम का क्या कहेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। डिफाइन कर देते हैं पहले इसको, द टोटल नंबर, पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन central metal atom after formation of a complex, after formation of a complex is called effective atomic number. in short इसको हम EAN भी लिख देते हैं, है ना। ये लिखना फायदेमंद है, सब कौन बार बार इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखने बैठेगा, है ना। तो आगे से मैं इसको EAN ही लिखूंगा। पहले तो मतलब समझो कि सेंट्रल मेटल एटम है, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम माना है, इसने कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। समझाते हैं एक एग्जांपल से, सुनो, क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। देखो, FeCl का होल 6 और 3- मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स आयन है। मुझसे कहा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताओ। क्या डेफिनेशन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, कैसे निकालोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो जरा। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। तो आप सब जानते हैं कि न्यूट्रल जब Fe होगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 26। पर यहाँ तो न्यूट्रल नहीं है Fe, जरा ध्यान से देखो तो यहाँ Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। देखो जरा, X -6 इज इक्वल्स टू -3, -6 यहाँ गया, X इज इक्वल्स टू +3। ठीक है, तो यहाँ पर Fe कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में। Fe जब +3 में होगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
सर एटॉमिक नंबर में से घटा दो, बहुत सीधी सी बात है। एटॉमिक नंबर होता है इसका 26, 3 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए होंगे, ये Fe3+ में आया होगा, यानी कि इसके पास 23 इलेक्ट्रॉन कब होंगे, +3 स्टेट में जाने के बाद। ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी आगे सुनो। फिर सर इसने 6 Cl- से बॉन्ड फॉर्म किए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किए। एक Cl- इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा। क्या मैं गलत बोला क्या? अरे भाई एक Cl- इसको कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन थ्रू दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पढ़ा है हमने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये Cl- Fe को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ले जा ऐश कर, ऐसा ही तो होगा। ठीक है, कितने Cl हैं? 6 Cl Fe को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? 12। हाँ या ना, ये बात समझ में आई? अरे Fe के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन? सर 26, 23 आई एम सॉरी, है ना। फिर इसने 12 इलेक्ट्रॉन किससे लिए? Cl से। तो 12 लेने के बाद इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 35। कितने हो गए? 35। मुझसे पूछा कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मैं बोलूंगा 35। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बहुत आसान सी बात मैंने आपको बताई। जैसे एक और एग्जांपल हम देख लें, CONH3 का होल 6, है ना, और इस पर मान लो चार्ज है 2+। ठीक है, अब NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का कितना होगा? +2। अब कोबाल्ट जब +2 में होता है तो कोबाल्ट के खुद के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कोबाल्ट के पास? निकालो। सर शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को, अरे गिन रहा था कितने पर आता है, 27 पर आता है। ठीक है, 2 निकाल दिए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 25। सही बात है, अरे 27 होते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 25 इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास। बट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद 12 इलेक्ट्रॉन और आए। कहां से आए? NH3 से आए। एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन, जानते हो ना, कोबाल्ट को कोऑर्डिनेट करेगा NH3 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने NH3 हैं? 6 NH3 हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे। किसको? कोबाल्ट को। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे। तो +12 = 37 की इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस कॉम्प्लेक्स का कितना है? 37। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे? जैसे एक और एग्जांपल, CONH3 का होल 6 और इस बार दे दिया 3+। तो इसी फॉर्म में पाया जाता है, 2+ में 6 कोऑर्डिनेट नंबर शो कम ही करता है ना। खैर अपन को तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, तो आप सीख गए हो भाई इसके इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा कि कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास? सर 27 पे आता है तो 27 होते हैं। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा दो, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए, तभी तो ये +3 में आया। कितने बचे? 24 + 12 = 36। तो हम कहेंगे इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है? 36। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम, है ना, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सेंट्रल मेटल एटम के पास, उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, अलग एक फॉर्मूला भी हम चेंज देते हैं, है ना। आपको वो फॉर्मूला याद वाद नहीं रखना है, आपको तरीका पता है कैसे निकालोगे आप, है ना, बहुत आसान है भाई। इसका एटॉमिक नंबर फॉर्मूला बना देते हैं, En का यहाँ लिख देते हैं भाई। En का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। En का फॉर्मूला क्या सर? इसका एटॉमिक नंबर यानी कि Z, सेंट्रल मेटल एटम का, माइनस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब उसने उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। +2 है तो 2 निकाल दिए, +3 है तो 3 निकाल दिए, तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्यों किया भाई? एक लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, इनटू इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब 6 इलेक्ट्रॉन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ओवरऑल 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जाएंगे। 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जाएंगे थ्रू द लिगेंड्स। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो ये फॉर्मूला आ जाता है EN का, EAN का एक्चुअली। ठीक है, क्या? Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप इसी पर भी लगाइए, ये फॉर्मूला निकाल लीजिए, है ना। जैसे एक एग्जांपल देखो, मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है NiCl4 2-, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है,
अब निकेल कितने नंबर पर आता है 28 पे, तो 28 इसका एटॉमिक नंबर माइनस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट इसका यहाँ पे +2, अरे -4 इज इक्वल्स टू -2 जाएगा उधर, तो निकेल यहाँ कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है +2, 2 घटा दिए, ठीक है, +2 × 4 निकालो, 28 में से 2 गए 26 +8 कितने आ गए 36। ये 36 आ रहा है ना, इसका सिग्निफिकेंस है, ज्यादातर केसेस में 36 आने की कोशिश करता है ना, देखते हैं वो आगे देखते हैं ना। अभी मेरे को समझ में आया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, मेरे को सर ने एक फॉर्मूला बता दिया, इस फॉर्मूले को मैं रट्टा मार लूंगा, सवाल आएगा इसको मैं लगा लूंगा, ठीक है, ऐसा मत करना, इस फॉर्मूले का रट्टा मारना बेकार है, मतलब आपको तरीका पता लग गया ना कैसे निकालना है। डेफिनेशन देखो ना, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, मुझे डेफिनेशन पता है, मुझे तरीका पता है, निकाल लूंगा कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या जरूरत है इस फॉर्मूले की, कोई जरूरत नहीं है, याद रखना ही नहीं, रखना चाहते हो तो रख लो, है ना, ऐसे सवाल तो हो जाएंगे हल्के फुल्के, थोड़ा अच्छा सवाल आया है ना, तो ये फॉर्मूला गलत है, हाँ ये फॉर्मूला फिर गलत है, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, वहां पे गलती कर दोगे आप लोग, वो देखेंगे कब क्यों कैसे। अभी मैं कह रहा हूं तो आप मेरी बात मान सकते हो क्या कि आपको फॉर्मूले का रट्टा नहीं मानना, आपको कंसेप्ट समझना है कि किस तरह से आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हो, कैसे आपने जेड देखा, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट किया, प्लस जितने इलेक्ट्रॉन लिगैंड ने डोनेट किए उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, खत्म, ठीक। अच्छा अब सुनो, आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए, इसको लिखा रहने देते हैं, कुछ रूल्स याद रखने। अब याद रखने की चीज अब मैं बता दूं आपको, कुछ रूल्स याद रखने। क्या रूल नंबर 1 क्या कि ऑल सिग्मा डोनर्स लिगेंड, अब ये सिग्मा डोनर लिगेंड क्या होता है ये भी बात कर लेंगे हम, शायद आप जानते भी होंगे, है ना, नहीं जानते होंगे तो जितनी जरूरत हो उतना हम बता देंगे। ऑल सिग्मा डोनर्स लिगेंड, सिग्मा डोनर लिगेंड आर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, हाँ सर सबको पता है ये तो, लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही तो होता है, एक्सेप्ट न्यूट्रल एनो। अरे एनो 2 फॉर्म में होता है, एक तो एनो, एक एनो प्लस, आप जानते हो एनो एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, एनो के बारे में पढ़ा है कभी, ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, याद रखना, अगर एनो आया तो ये 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर गलत, क्योंकि एक एनो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सर, एक एनो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, न्यूट्रल एनो, एनो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एनो प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया पहले, इलेक्ट्रॉन स्पीसी नहीं है, एनो प्लस है, तो समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। बट अगर न्यूट्रल एनो है तो उसको हम 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की फॉर्म में काउंट करेंगे, कितने 3, तो लिख देते हैं ऑल सिग्मा डोनर लिगेंड आर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्ट एनो which is a 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसी। कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होगी ये, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है आपको। अब ये सिग्मा डोनर का मतलब जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करे, है ना, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। अब रूल नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक लिगेंड से मिलवाता हूँ, आपको C5H5 माइनस, है ना, C5H5 माइनस, इस लिगेंड से मिलते हैं हम लोग। इसका स्ट्रक्चर देखो जरा कैसे होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, डबल बॉन्ड और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, क्या है ये C5H5 माइनस, ठीक है। अब आपको पता है ये 2 तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। पहला कि ये अपने इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर ले, ये जो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर ले और कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर ले विद सेंट्रल मेटल एटम, सिग्मा डेटिव बॉन्ड। कौन सा, सिग्मा डेटिव बॉन्ड। इस केस में इसको हम बोलेंगे सिग्मा C5H5 माइनस। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने कहा C5H5 माइनस अपने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे और एक बॉन्ड फॉर्म कर ले सेंट्रल मेटल एटम के साथ, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर ले, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा C5H5 माइनस। इस केस में इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए,
ये कितना डोनर, कितने इलेक्ट्रॉन मानोगे इसने डोनेट किए? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, कोई दिक्कत नहीं। क्यों बता रहे हो, सब पता है। अब सुनो, अगर ऐसे सुनना, यहाँ देखो, यहाँ कंजुगेशन है, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज है ना, यानी कि इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है, जहां पर पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन होगा। ऐसा अगर हुआ, ये ऐसा इसने किया कि इसने डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर दिए, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को, तो ये पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, और उस केस में इसको हम क्या लिखेंगे? पाई C5H5 माइनस। एक्चुअली में लिगेंड्स का एक तरह से और क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल लिगेंड, वहां ये चीजें आती है कि सिग्मा डोनर क्या होते हैं, पाई डोनर क्या होते हैं। अभी इतना जान लोगे तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। क्या कि ऐसा हो सकता है कि ये C5H5 माइनस पूरे डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की सोचे, क्या कह दूं, बारी बारी से ये 2 इलेक्ट्रॉन जाए, फिर दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन जाए, फिर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जाए, फिर डिलोकलाइजेशन। उस केस में इसको हम 6 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम में लेंगे, यानी कि फिर ये फॉर्मूला गलत। अगर ये एक जुड़ा होगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा? सेंट्रल मेटल एटम को 6, 2 नहीं। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? 6 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा तो इसको हम लिखेंगे पाई C5H5 माइनस। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा, तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा C5H5 माइनस। शायद आपको मेरी इतनी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, C3H5 माइनस। इसको देखो जरा, है ना, C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ डबल, है ना, हाइड्रोजन जोड़ दो बाकी तो H2H और CH2। क्या है ये? C3H5 माइनस। यहाँ भी डिलोकलाइजेशन, पाई सिग्मा नेगेटिव, है ना, कंजुगेशन है, पाई सिग्मा नेगेटिव। तो यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी है, क्या कि या तो ये काम करे सिग्मा C3H5 माइनस की तरह, या ये काम करे पाई C3H5 माइनस की तरह। अगर ये सिग्मा C3H5 माइनस की तरह काम कर रहा या ये लिखा आ रहा, तो इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन डोनर मानेंगे कि ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 2। बट अगर मेरे को लिखा मिल गया पाई C3H5 माइनस, तो मैं इसको एक 6 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह देखूंगा, इसकी तरह, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह, रियली सॉरी, 2 2 4, कितने इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह देखूंगा? 4 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह। और इस पर एक बार जेई सवाल पूछ चुका है ना, ये निकल आया था, ये देखिए एक बार जेई ने पढ़ा था मैंने कहीं, बहुत पुराना क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। ये 2 रूल याद रखने हैं आपको, यानी कि ये फॉर्मूला कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि लिख दिया हो गया, इसी को पढ़ना है। अब तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हम तो यही पढ़ेंगे, ठीक है, पत्थर की लकीर नहीं है। लिगेंड पाई और सिग्मा हुए या NO भी हुआ तो काम खराब हो जाएगा, फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, फिर आपको और क्लियरिटी आएगी। ये दोनों रूल अपनी कॉपी में छाप लो जल्दी से, है ना, वीडियो को पॉज करके फटाफट से दोनों रूल अपनी कॉपी में छाप लो, है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना, लिख लो एक बार, नहीं लिखा है तो ठीक है। अच्छा अब सुनो, आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं लिख के लाया हूँ, वहां से क्लियरिटी आएगी कंसेप्ट में कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे इसके 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है Fe पाई C5H5 और गिवन है 3+। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है Fe पाई C5H5। मुझसे कहा कि करो ये कैलकुलेट। अब मैं फॉर्मूला लगाने बैठूंगा ना तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। यहां तक तो ठीक है फॉर्मूला कि Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, बट 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर को प्लस किया तो खराब हो जाएगा ना। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना है इसका, एक ही तो जुड़ रहा है, ये मोनोटेंटेड लिगेंड है, एक ही तो जुड़ रहा है, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू 2, तो फॉर्मूले से तो गलत हो गया। बट आप जानते हो मन ही मन में सच्चाई है क्या कि पाई C6H5
एक 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो 2 यूज नहीं करेंगे, 6 यूज करेंगे। निकालते हैं इसका EAN। इसका EAN होगा कितना? Fe कितने नंबर पे आता है सर? Fe आता है, Fe आता है कितने पर? 26 पर, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका चार्ज अभी बताया मैंने, C5H5 माइनस, पता है आपको, है ना। तो X -1 = +3, ये इधर गया तो क्या हो जाएगा? +1, तो 4 हो गया ये, +4 में है यहाँ पे -3, C5H5 माइनस +2 है ये एक्चुअली, 2 प्लस लेना है इसको, है ना, 4 प्लस में नहीं होता है। अच्छा, मैंने कहा इस पर -1 चार्ज होता है, इधर गया +1, तो ये हो गया +3। Fe कितने में आ गया? +3। तो 26 में से 3 गए तो आए 23, माइनस ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो 23 + 6। अरे मैंने सीधा कर दिया इसको, वापस से देखो, 26 एटॉमिक नंबर -3 ऑक्सीडेशन नंबर प्लस एक कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 6। तो 26 और 3 गए तो कितने बचे? 23, 23 और 6 29, कितने आ गए? 29। क्लियर? अगर ये दो जुड़े होते तो कितने हो जाते हैं? 6 × 2 कितने हो गए? 35। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है। हाँ नहीं होते 35, ये भी चेंज होता है, 34 होते हैं, ये चेंज हो जाता है ना। X -2 = 2+, फिर भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करना होता है। खैर इसी को देखो 26 - 3 + 6 कितने हो गए? 29। समझ में आया ना ये तो, है ना। अब उसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा ना, अगर मैंने 2 किए तो वापस से निकाल के देख लेना, खुद से कर लेना। Fe पाई C5H5 का होल ट्वाइस, और यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ चार्ज बदल जाएगा, टोटल 3+ हो जाएगा, है ना। Fe+1 में थोड़ी होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आप इसका बता सकते हो, जैसे मेरे को दे दिया Fe पाई C5 Fe पाई, चलो यही कर लें एक बार, C5H5 का होल ट्वाइस, और इस बार चार्ज कितना गिवन है? 3+। निकालो इसका, ट्राई करो एक बार खुद से। किया? मैं कर रहा हूं। X -1 2 = +3, कम करना है यार, +1 में आएगा ये, है ना। -2 इधर जाएगा, X = कितना हो जाएगा? इस पर +1 चार्ज जाएगा, कितना हो जाएगा? +3। X कितना है? +3, तो वही 26 - 3 23। EAN कैसे निकलेगा जानते हो ना? 26 - 3 23, ठीक है। 23 में इस बार कितने जोड़ोगे? 12। पाई डोनर है। अगर इसकी जगह सिग्मा लिखा होता तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, पाई लिखा हुआ है तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो 6 × 2 = 12, ठीक है। कितना है इसका EAN आ गया इसका 35। बोलो क्लियर होती है बात मेरी यहां तक? ठीक है। तो इस तरह से आप लोग EAN कैलकुलेट कर सकते हो। EAN को कैलकुलेट करना बहुत आसान है, हाँ मेरे को पता है। आप सबके मन में एक सवाल है कि सर क्यों कर रहे हैं, जरूरत क्या है, क्यों कर रहे हैं, जरूरत क्या है? तो एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, बड़ा नाम था उनका उस टाइम, जिस टाइम ये सारी बातें की जा रही थी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताया जा रहा था। उनका नाम था सिडविक। खतरनाक नाम था सर, सिडविक। क्या नाम था? सिडविक। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे उस टाइम में, है ना। नाम क्या था उनका? सिडविक। SIGD इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ऐसा बोला कि अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम के पास, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद इतने इलेक्ट्रॉन हैं कि वो नेक्स्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रही है, तो वो कॉम्प्लेक्सेस रिलेटिवली मोर स्टेबल होंगी, है ना। क्या कहा मैंने? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, द कॉम्प्लेक्सेस, अब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, समझ आएगा, बहुत आसान है। द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, समझते हो ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन है ना। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज इक्वल टू दी
नेक्स्ट नोबल गैस configuration, then these complexes are relatively more stable. ऐसा किसने बोला? मैं नहीं कह रहा, ऐसा मैं नहीं कह रहा भैया, सिडविक बोल रहा है ना, सिडविक्स रूल है ये। इन्होंने कहा कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स का EAN, कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का EAN नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है, मतलब अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है किसी कॉम्प्लेक्स में, मेटल किसी मेटल आयन के पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद, हाँ इतने तो नहीं हो सकते पर नोबेल गैस तो लिख रहा हूं, या 10 है या 18 है, या इसके बाद कौन आता है 36 है ना, इसके बाद कौन आता है 54 या 86 या 118। अगर इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन, आप देखो जरा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारे एग्जांपल्स में 4-5 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए और मैंने आपको EAN निकलवाया, तो नियरली 36 आ रहा था, कुछ का 36 भी आ रहा था, कुछ का नियरली 36 आ रहा था। तो इन्होंने ऐसा बोला कि वो कॉम्प्लेक्सेस जिनका EAN, सेंट्रल मेटल एटम का EAN नियरली नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस रिलेटिवली मोर स्टेबल होते हैं, जैसे CuCN का होल 4 2-, मेरे पास ये एक कंपाउंड है CuCN का होल 4 2-, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, 3 माइनस करते हैं इसको, सुनो, x - 4 इज इक्वल्स टू -3, ये इधर गया, x इज इक्वल्स टू +1, ऊपर +1 है, ठीक है। निकालते हैं इसका EAN निकाल लो, इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, 29 पे आता है, एक गया, कितने बचे 28, ठीक है, प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर, अब यहां तो लगा सकते हो ना 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर, CN को तो जानते हो सिग्मा डोनर ही होता है, ठीक है, तो यहां लिखा 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर 8, कितना आया 36। तो अकॉर्डिंग टू सिडविक ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ रहा, इसमें जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, तो ये कंपाउंड रिलेटिवली मोर स्टेबल होगा दूसरे कॉम्प्लेक्सेस के, ठीक है। जैसे हम बात करें एक और कंपाउंड FeCO का होल 5 है ना, FeCO का होल 5, तो Fe यहां 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में 26 प्लस 1 CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 5 CO 10, कितने हो गए 36, तो EAN कितना आया 36 आया। तो सिडविक ने कहा कि ये कंपाउंड रिलेटिवली मोर स्टेबल है दूसरे कॉम्प्लेक्सेस की कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है CrNH3 का होल 6, ऐसा कोई कंपाउंड है मेरे पास, इसके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला, ठीक है, इस पे कोई 4 ऑक्सीडेशन नंबर लगा देते हैं, इसका 3+ ले लेते हैं इसको यहाँ पे, तो Cr3+ में है, कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे शक्ति वाले कर्मों से, शक्ति वाले कर्मों से, क्रोमियम 23 पर आया, 23 में से गए कितने 3, तो कितने बच गए 20, 23 में से 3 गए, 24 पे है ना शक्ति वाले, हाँ 24 पे आया, 24 में से 3 गए प्लस 12, कितने 21 माइनस 21 प्लस 12, कितना आया EAN 33। तो अकॉर्डिंग टू सिडविक ये कम स्टेबल है। समझ में आ रही है मेरी बात? सिडविक ने ऐसा बोला कि अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम के पास 36 54 86 118 या 18 10 और 2 तो होंगे ही नहीं, क्योंकि डी ब्लॉक में तो कम से कम तो 18 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, है ना, मतलब 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, तो यहीं से हम जनरली बात करते हैं करने को। बट उन्होंने ऐसा कहा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, आप अगर उसका EAN निकाल रहे हो और वो नेक्स्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आएगा, तो वो रिलेटिवली मोर स्टेबल होगा, ऐसा कौन बोला सिडविक। फिर कह रहा है सिडविक बोला, मैं नहीं बोला, है ना। तो आपको ये एप्लीकेशन समझ में आया होगा कि यार EAN की जरूरत है, क्यों दिया। बट चलो बात कर ली, सिडविक ने अपनी बात कह दी, बट एट प्रेजेंट हम जानते हैं कि दिस रूल फाउंड टू बी रॉन्ग फॉर मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस। ये लोग मजाक कर रहे थे सर, क्या कह रहे हो, ये क्या लिख दिया, मतलब ये जो रूल है ये गलत है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पे लगाया गया। जैसे अभी मैंने बात की थी ना, 33 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे शायद CrNH3 का होल 6,
3+ वो बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, पर सिडविक के अकॉर्डिंग वो कैसा है, अनस्टेबल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, EN उसका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड पर ये कंसेप्ट लगाया, मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस पर ये कंसेप्ट गलत साबित हुआ। तो सर क्यों पढ़ा रहे हो, पिछले आधे घंटे से चिल्ला रहे हो ये निकालो, जरूरत क्या है इसकी, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, जब ये गलत भी है, ऐसे स्टेबिलिटी निकालते ही नहीं। कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी निकालने के लिए और तरीके होते हैं, CFSE हो गई, या किलेशन देख लेते हैं, डोनर एटम देखते हैं, कार्बन डोनर होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, इससे आप स्टेबिलिटी निकालते ही नहीं, इससे आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी निकालते ही नहीं। फिर सर क्यों पढ़ रहे हैं, ये जो रूल है ये सही साबित हुआ मेटल कार्बोनेट्स के लिए। क्या कहा मैंने, ये जो रूल मैं पढ़ा रहा आपको, जो हम पढ़ रहे, ये साबित हुआ, सही साबित हुआ किसके लिए, मेटल कार्बोनेट के लिए। लिख देते हैं, दिस रूल इज वैलिड फॉर मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स क्या होंगे समझ रहे हो, कार्बोनेट्स जिसमें CO इलेक्ट्रॉन डोनर, कौन हो, CO इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, उन पर ये रूल सही पाया गया। मतलब एक्चुअली में वो कार्बोनिल कंपाउंड, एक दो एक्सेप्शन इसमें भी थे, मेटल कार्बोनिल में एक दो एक्सेप्शन थे, है ना, बाकी जितने भी मेटल कार्बोनिल थे जिनमें कार्बोनिल प्रेजेंट था इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, उस पर ये रूल बिल्कुल सही पाया गया। उन पर लग रहा था वहां 36 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, 54 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, तो मेटल कार्बोनिल मस्त स्टेबल था, नहीं हो रहे थे तो स्टेबल नहीं था। आप इसका सिग्निफिकेंस समझ रहे होंगे, है ना। ठीक है, ये बात नहीं करता किसके बारे में, सारे मेटल कार्बोनिल के बारे में, सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, पर मेटल कार्बोनिल के बारे में बात करता है, सारे मेटल कार्बोनिल पर सही लगता है, एक दो एक्सेप्शन छोड़ के। बात समझ रहे होंगे आप, नहीं ठीक है, वो एक्सेप्शन भी अपने सिलेबस में नहीं है, तो उनकी भी टेंशन मत लो। आप तो ये मान के चलो कि सब मेटल कार्बोनिल पर ये रूल बिल्कुल सही लगता है, ये रूल बिल्कुल सही अप्लाई होता है, वैलिड होता है, ठीक है। तो यही यहाँ इसी का इसका एप्लीकेशन है सिडविक का, ठीक है, या EAN का, सिडविक रूल का यही इंपॉर्टेंस है ना। अब और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेटल कार्बोनिल की हम इस बात से या EAN से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब और भी बहुत सारी चीजें निकल आई फिर इसके बाद जो मेटल कार्बोनिल के बारे में कर सकते हैं, ठीक है। मेरा बोर्ड थोड़ा सा हिल रहा है, इसके गिरने के पूरे चांसेस हैं, अगर ये गिरा तो लेक्चर खराब हो जाएगा और फिर मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, EAN रूल के एप्लीकेशंस की। तो आप हेडिंग लगाएंगे अपनी कॉपीज में, एप्लीकेशंस ऑफ EAN रूल। किस पर लगता है, मेटल कार्बोनिल पर। तो एप्लीकेशन भी मेटल कार्बोनिल के रेफरेंस में देखेंगे। सबसे पहला कि we can find number of carbonyl ligands or carbonyl groups in a complex. We can find number of carbonyl ligand in a complex by EAN rule. क्या मतलब सर, मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है Fe और इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और कह दिया CO का होल X बताओ। आपसे क्या कह दिया, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, आपको इसमें क्या बताना है, X की वैल्यू बतानी है, ठीक, निकालते हैं X की वैल्यू। अब सिडविक ने कहा कि ये स्टेबल है तो इसका EN, इसमें सेंट्रल मेटल एटम का EN नेक्स्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होगा, ऐसे तो कहा सिडविक ने, तभी ये स्टेबल होगा। अब ये स्टेबल है तभी दिया हुआ है ना, आपको तो मानना है कि स्टेबल है ना, होता ही है ना। Fe का कार्बोनिल के साथ एक स्टेबल कंपाउंड बनता है। अब आपको देखना है कि उसमें कितने CO जुड़े हुए हैं, निकाल लो। Fe के बाद नेक्स्ट नोबेल गैस कौन सी आती है, 36 नंबर पे आती है क्रिप्टोन, है ना। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि इसका EN कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। कार्बोनिल पर लगा सकते हो ना, तो मैंने कहा इसका EN कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। निकाल लो, सुनो हम फॉर्मूला लगाते हैं सीधा देखो जरा। Fe कितने नंबर पे आता है, 26, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं है, 0 है,
तो -0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर तो निकालना है, निकाल लो। ये 26 उधर गया तो मैंने लिखा 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 36 माइनस 26 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हम x मान रहे हैं यहाँ पे विच इज इक्वल्स टू क्या 10/2 विल बी 5। तो एक्चुअली में इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा FeCO का होल फॉर्म। कर सकते हैं ऐसे, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है CrCO का होल 6, CrCO का होल 6, आई एम सॉरी होल x, है ना। ये मेरे पास है, मुझसे कहा फाइंड x बताओ कितने कार्बोनेट जुड़े हुए हैं, तो मैंने कहा बता देंगे क्या है इसमें। EN के अकॉर्डिंग क्रोमियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 36। बोलो हाँ है ना। अरे EN मेटल कार्बोनिल है ना, मेटल कार्बोनिल है तो इस पर तो EN लगेगा, अभी कहा हमने, तो कितने होने चाहिए 36। क्लियर हुई है मेरी बात। अब सुनो इधर देखो 36 विल बी इक्वल्स टू इसका एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। एटॉमिक नंबर कितना होता है क्रोमियम का, अभी हमने बात की थी 24। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो 24 माइनस 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर विच इज इक्वल्स टू x। ठीक है, निकाल लो। 24 गए 36 में से कितने बचे 12 इज इक्वल्स टू 2x। x इज इक्वल्स टू 12/2 6। फॉर्मूला क्या होगा CO का होल 6, मैंने लिख भी दिया था, है ना। तो आप नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल, CO लिगेंड फाइंड कर सकते हो, मेटल कार्बोनिल का फॉर्मूला बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ EAN रूल। सबसे पहली बात समझ आई होगी बात, ठीक है। सेकंड हम बात कर सकते हैं कि कोई मेटल कार्बोनिल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रेड्यूसिंग एजेंट है ना, या डाइमराइज होना चाहेगा या ट्राइमराइज होना चाहेगा, इस तरह की टेंडेंसी को बता देगा। सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि हम EN रूल की सहायता से, इसकी हेल्प से ऑक्सीडाइजिंग या रेड्यूसिंग टेंडेंसी को फाइंड कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग टेंडेंसी किसी मेटल कार्बोनिल की फाइंड की जा सकती है। अब कैसे फाइंड की जा सकती है वो देखते हैं। जस्ट इमेजिन कि किसी, यहां देखते हैं कि किसी मेटल कार्बोनिल के पास किसी मेटल कार्बोनिल का EN 34 है, किसी का 35 है और किसी का 37 है। मेटल कार्बोनिल का होना कितना चाहिए 36 होना चाहिए भाई। अकॉर्डिंग टू EN रूल मेटल कार्बोनिल का EAN कितना होना चाहिए 36। हम कह रहे हैं कि मान लो 34, 35 या 37 है, 36 होना चाहिए पर है नहीं। तो अगर किसी मेटल कार्बोनिल का 34 EAN है तो वो क्या चाहेगा अपनी जिंदगी में कि मैं 36 पर पहुंच जाऊं। अब 36 पर पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे यानी कि रेड्यूस होना पड़ेगा, हाँ या ना। अगर किसी मेटल कार्बोनिल के पास 34 इलेक्ट्रॉन है तो उसे 36 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। मेटल कार्बोनिल क्या चाहते हैं EAN के बराबर इलेक्ट्रॉन। मेटल कार्बोनिल क्या चाहते हैं EN के बराबर इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब रेड्यूस होगा मतलब ये किसकी तरह काम करेगा सर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यानी कि आपने फाइंड कर लिया EAN निकाल के, अगर किसी का EAN निकाला तो उसमें 34 इलेक्ट्रॉन हुए तो आप कह दोगे कि यार ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। सिमिलरली 35 से 36 जाने के लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, रेड्यूस ही होना पड़ेगा यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हो रही है मेरी बात। अब कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये ज्यादा अच्छा होगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 चाहिए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कहना चाहिए मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर भी आप लोग इसके थ्रू कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो किसी के पास 37 है तो ये क्या चाहेगा 1 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, -1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन करवाना चाहेगा। ऑक्सीडेशन करवाना चाहेगा तो किसकी तरह काम करेगा रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यानी कि यू कैन फाइंड ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग टेंडेंसी ऑफ अ मेटल कार्बोनिल विद द हेल्प ऑफ EAN रूल। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप कि आ रही होगी ना, अभी आप जवाब तो दे नहीं सकते
सर हाँ ये चिल्ला रहे, बट आई होप कि आ रही होगी कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग टेंडेंसी को आप इससे बता सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं MnCO का होल 6, है ना। मेरे पास ये कंपाउंड है MnCO का होल 6, मैंने कहा इसका EN निकालो, ये बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा, ये रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा, क्या करना चाहेगा ये, तो हमने कहा निकाल देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास? 25। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 6 × 2 कितना आया? EN 37। इस मेटल कार्बोनेट का EN कितना आया? 37। क्या चाहेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 36। ये चाहेगा MnCO का होल 6 चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं और कितने EN पे आ जाऊं? 36 पे। यानी कि इसकी तरह काम करना चाहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करना चाहेगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड हो VCO का होल 6, वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल या हेक्सा कार्बोनिल वेनेडियम। ठीक है, अब इसमें मेरे पास EN कैलकुलेट किया मैंने, कितना EN आया इसका निकाल लो, है ना। शक्ति वाले 23 पर आता है, 23 + 12 कितना आया? 35 आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। अभी क्या चाहेगा अपनी जिंदगी में कि यार मेरे को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और कितने पर पहुंच जाऊं? 36 पे। अब एक इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर रखेगा, लेने का नेचर रखेगा मतलब रिड्यूस होने का नेचर रखेगा, मतलब एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह काम करेगा? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो इस तरह से आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग टेंडेंसी को बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ EN। साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स खुद को डाइमराइज करेगा या ट्राइमराइज करेगा या टेट्रामराइज करेगा। मतलब क्या इसका? सुनो, मतलब देखो, एक तो इसके पास ये ऑफर है ना, या ये ऑप्शन है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेके और 36 में पहुंच जाए। एक और ऑप्शन है क्या कि एक VCO का होल 6 इस दूसरे के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करे, दोनों के पास 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना अभी। इसको कहते हैं डाइमराइजेशन। ठीक है, ये अपने सिलेबस में नहीं है पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। एक और एक इलेक्ट्रॉन अगर ये आपस में भी शेयर कर ले, वेनेडियम तो भी इनका काम हो जाएगा। ये बना लेंगे क्या? V2CO का होल 12। ठीक है, डाइमराइज फॉर्म है ये किसकी? VCO का होल 6 की। और ऐसा पाया भी गया कि जो VCO का होल 6 है ना, ये किस फॉर्म में पाया जाता है? V2CO का होल 12। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है VV और इसके साथ यहाँ पर एटम CO ग्रुप जुड़े होंगे, इसके साथ यहाँ CO ग्रुप जुड़े होंगे। इनको हम पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल भी कहते हैं या पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस मतलब जिसमें एक से ज्यादा मेटल एटम हो। ठीक है, एक से ज्यादा मेटल एटम हो उसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर। आपके सिलेबस में मोनोन्यूक्लियर ही है अभी तो। ठीक है, तो चलिए ये हमने बात की अबाउट EAN रूल। ठीक है, इसके अलावा आप लोग पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी बातें कर सकते हो, है ना। वहां भी EAN रूल काम आता है बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो डायरेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, JEE के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इतना आप लोग एक बार नोट्स बना के रिवाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।